नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जंतर मंतर कांड के बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक और नए विवाद में फंस चुकी है। विवाद है प्रदर्शनकारियों की पहचान से जुड़ा डेटा। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक निगरानी का इस्तेमाल किया और अब यही मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों के चेहरे की पहचान करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है? क्या किसी प्रदर्शनकारी का बायोमेट्रिक डेटा निजी कंपनियों के पास सुरक्षित है? और अगर डेटा लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? केरल से माकपा सांसद ए रहीम और रिजवान अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। याचिका में मांग की गई है कि बिना स्पष्ट कानून के सार्वजनिक प्रदर्शनों में बायोमेट्रिक निगरानी पर रोक लगाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तय करेगी कि सुरक्षा के नाम पर निगरानी की सीमा क्या होगी और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में लोगों की निजता कितनी सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से चेहरा पहचानने वाली तकनीक और दूसरी बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। ये याचिका केरल से माकपा के राज्यसभा सांसद ए रहीम ने दायर की है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा है कि इस मामले को इसी मुद्दे से जुड़ी पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ जोड़कर इस पर सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता रहीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो बड़ी चिंताएं हैं। पहली, प्रदर्शन में शामिल लोगों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया या नहीं किया। दूसरी, प्रदर्शनकारियों से जुड़े डेटा को निजी कंपनियों के जरिए संभाले जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। याचिका में मुख्य चिंता लोगों की निजता और उनकी प्राइवेसी का जो डेटा है उसकी सुरक्षा को लेकर है। सवाल यह है कि किसी प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की तस्वीरें, बायोमेट्रिक जानकारी या दूसरी प्राइवेट जानकारियां हैं वो किस तरह जुटाई गई और उसका इस्तेमाल कैसे किया गया। मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की निगरानी और लोगों के निजता के अधिकार के बीच संतुलन को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कानून के दायरे में हुआ या नहीं और लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए क्या नियम होने चाहिए। अब सवाल यह है कि सिर्फ फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक से सबसे ज्यादा परेशान मौलाना गैंग ही क्यों है? क्यों सेकुलर जमात इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है? जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल 989 अपराधी, फेस रिकॉग्निशन कैमरा से चौंकाने वाला खुलासा। जंतर मंतर पर सीजेपी के 36 दिन के आंदोलन को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में तैनात हाईटेक फेशियल रिकॉग्निशन वैन यानी FRV और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों की मदद से पुलिस ने आंदोलन में शामिल 2873 लोगों की मैपिंग की और इस डिजिटल जांच में चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया कि प्रदर्शन में शामिल कम से कम 989 लोग पहले से ही कई मामलों में वांटेड थे, यानी इनमें गंभीर और जघन्य अपराध शामिल है। पुलिस का दावा है कि नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन की आड़ में मर्डर, रेप, डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल खूंखार अपराधियों ने घुसपैठ कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी। फेस रिकॉग्निशन तकनीक से खुला राज। डेटाबेस से मैच हुए चेहरे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जंतर मंतर और संसद मार्ग पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष फेस रिकॉग्निशन वैन तैनात की गई थी और इन अत्याधुनिक वैनों में लगे कैमरों ने प्रदर्शनकारियों के चेहरों को दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के केंद्रीय क्रिमिनल डेटाबेस से स्कैन कर मैच किया। पुलिस ने भीड़ में मौजूद 2873 लोगों का डिजिटल बायोमेट्रिक प्रोफाइल खंगाला, जिसमें से करीब एक तिहाई यानी 989 लोगों का आपराधिक इतिहास यानी उनकी पूरी क्राइम कुंडली निकल कर सामने आ गई। आदतन अपराधियों की मौजूदगी। जांच में यह भी पाया गया कि इनमें से दर्जनों लोग ऐसे थे जो 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा संगीन मुकदमों में आरोपी हैं और पेशेवर अपराधी की श्रेणी में आते हैं। आंतरिक रिपोर्ट और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन में
मौजूद अपराधियों का डेटा बेहद चौंकाने वाला है। मर्डर के मामलों में शामिल 101 अपराधी और अटेम्प्ट टू मर्डर के 62 आरोपी इस प्रदर्शन में सक्रिय रूप से मौजूद थे। डकैती और चोरी के 284 आरोपी चिन्हित किए गए, जिनमें से 31 अपराधियों पर 10 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। रेप के 61 आरोपी, छेड़छाड़ के 25 आरोपी और पॉक्सो एक्ट के 6 आरोपी भी इस भीड़ का हिस्सा थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट यानी अवैध हथियार के 229, झपटमारी के 135 और एनडीपीएस से जुड़े 67 आरोपियों की मौजूदगी दर्ज की गई। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश। अभी जांच जारी है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए बवाल और पुलिस एक्शन को लेकर अब दिल्ली पुलिस का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि संसद की तरफ बढ़ने, बैरिकेड्स तोड़ने और पुलिस गाड़ियों पर हमले के पीछे इन्हीं आपराधिक तत्वों का हाथ था। सूत्रों का कहना है कि पेशेवर अपराधी मासूम छात्रों की भीड़ को ढाल बनाकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे और पुलिस अब फेस रिकॉग्निशन डेटा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन 989 चिन्हित अपराधियों की लोकेशन और आंदोलन में उनकी भूमिका की जांच पूरी कर चुकी है। शायद इसी डर से ये लोग अब फेस रिकॉग्निशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। याचिकाकर्ता की वकील मेनका गोस्वामी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का प्रदर्शनकारियों के चेहरे की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और प्राइवेट कंपनियों के पास डेटा जाना और उसका मैनेजमेंट करना चिंता की बात है। लेकिन चिंता की बात यह नहीं है, चिंता की बात यह है कि जिन अपराधियों की पहचान हो गई है अब उनकी धरपकड़ होने वाली है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट चश्मे और खास निगरानी गाड़ियों के इस्तेमाल से बिना किसी सहमति के लोगों का डेटा इकट्ठा किया गया। याचिकाकर्ता ने अपील की है कि शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं में बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल को असंवैधानिक घोषित किया जाए और जब तक संसद ऐसे उपायों को मंजूरी देने और उन्हें विनियमित यानी इन्हें कानून की शक्ल नहीं दे देती तब तक इन्हें गैर कानूनी माना जाए। अब तक इस पर रोक नहीं लगी है, लेकिन इस पर अब रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की मॉनिटरिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों, जिनमें आदित्य इंफोटेक लिमिटेड और डायमेंशन जैसी कंपनियां शामिल हैं, उनकी सर्विस ली। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास ऐसी निगरानी प्रक्रिया अपनाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये डर दिखाता है कि अब इनकी पोल पट्टी खुल रही है, इसलिए ये लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। याचिका के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल गाड़ी का इस्तेमाल करके तस्वीरें और वीडियो फुटेज इकट्ठा की गई। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस तरह का इकट्ठा किया गया संवेदनशील बायोमेट्रिक डेटा प्राइवेट कंपनियों के पास रखा जाना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने पहले कहा था कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ लापता लोगों का पता लगाने और मृतकों की पहचान करने के लिए किया जाना था। पारंपरिक सीसीटीवी कैमरों से एफआरटी काफी अलग है। सीसीटीवी कैमरे से तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एफआरटी सिस्टम किसी शख्स के चेहरे को एनालाइज करके उसका एक बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार करता है और फिर उसे पहले से मौजूद डेटाबेस से मैच करने की कोशिश करता है। क्या चाहते हैं याचिकाकर्ता? याचिकाकर्ता ने यह मांग की है कि अधिकारियों को बायोमेट्रिक निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी जैसे डेटाबेस और वेंडर व्यवस्थाओं का खुलासा करने का आदेश दिया जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए उनकी जानकारी तक पहुंचने के लिए व्यवस्था बनाई जाए ताकि वो शिकायत निवारण प्रक्रिया के जरिए उसे हटवाने की मांग कर सके। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि प्राइवेट कंपनियों को निर्देश दिया जाए कि वो अपने पास मौजूद किसी भी बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें और उसमें मौजूद डेटा को नष्ट कर दें। बड़े एक्शन की तैयारी में पुलिस। जांच एजेंसियां अब उन लोगों की भी तलाश कर रही हैं जो इस बवाल के दौरान चेहरे पर मास्क पहनकर पहुंचे थे। पुलिस का साफ कहना है कि 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और अलग अलग वीडियो को जोड़कर पूरे घटनाक्रम का कड़ी यानी एक कड़ी को जोड़ा गया। शुरुआती जांच में ही ये सामने आ गया था कि कुछ लोग हाईटेक फेस मास्क, सेफ्टी गोगल्स और दूसरे जो सिक्योरिटी से जुड़े डिवाइस हैं वो पहनकर पहुंचे थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ यूट्यूब चैनलों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अफवाहें फैलाने, लोगों को उकसाने और प्रदर्शन के दौरान भीड़ को निर्देश देने की कोशिश की गई। डिजिटल फोरेंसिक टीम मोबाइल फोन, चैट, वीडियो, लोकेशन हिस्ट्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की भी जांच की गई है। कुछ यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है और इनसे भी पूछताछ की गई।
जांच एजेंसियां इस पूरी घटना में कुछ राजनीतिक संगठनों, जिनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से लेकर दूसरे एनजीओ तक शामिल हैं, उनकी भी जांच की जा चुकी है। खास तौर से आम आदमी पार्टी से जुड़े जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनकी जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई। अब ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ मिलाकर सुनवाई पर यहां पर अपनी सहमति दी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की नजर उन लोगों पर है जो घटना के बाद से फरार हैं। इनमें से कुछ को तो पूछताछ की गई, कुछ को हिरासत में लिया गया और इधर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, फेस रिकग्निशन और दूसरे डिजिटल सबूतों के आधार पर उनकी पहचान भी की गई है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और चार्जशीट दाखिल जो है अभी उसका काम जो प्रोसीजर में है, प्रक्रिया, उसे पूरा किया जाएगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जांच अभी चल रही है और इसके पीछे जो असल मकसद था उसकी भी पुष्टि की गई है। किसी भी व्यक्ति संगठन की भूमिका का अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों के आधार पर ही तय होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो खबरें सूत्रों से आ रही है उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है, जिसके बाद ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। यानी जितने भी एनजीओ हैं, फाउंडेशंस हैं और आम आदमी पार्टी से खासतौर से जुड़े जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उन्हें अपने ऊपर एक्शन का डर सता रहा है, इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।